गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आऊँ। तो आज के दिन हम जिस कंपनी को स्टडी करने वाले हैं, ये कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर है अपनी स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर। तो आज के दिन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस कंपनी के बिजनेस को, और लास्ट में हम चेकआउट करेंगे रिजल्ट आने के बाद जो रिसेंटली आए हैं कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दी है फ्यूचर की। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिस हिसाब से कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था वीडियो की शुरुआत करने से पहले। इसके अलावा दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए एक नई वीडियो पोस्ट किया है। तो अगर आप उस वीडियो को चेकआउट करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जब आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे, तो आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो मैंने रिसेंटली आपके लिए पोस्ट किए हैं। दोस्तों, मैंने पिछले एक महीने के अंदर आपके लिए करीबन 7 के आसपास स्टॉक कवर किए हैं, जिनके ऊपर मैंने आपके लिए डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बनाई है। और दोस्तों, जो मेरी सबसे नई वीडियो है उसको जरूर चेकआउट कीजिए। वो भी एक काफ़ी लंबा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस है। वहाँ पे मैंने आपको एक स्पेशल बिजनेस जो करंटली कैटर कर रहा है इंडिया की डाटा सेंटर इंडस्ट्री को, पावर इंडस्ट्री को, स्पेसिफिकली पावर इंडस्ट्री के अंदर स्विच गियर को और ट्रांसफॉर्मर्स को। तो इन सारे स्पेसिफिक सेगमेंट्स के लिए दोस्तों वो कंपनी इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बना रही है। तो आप उस फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा मैंने आपके लिए इससे पहले भी 4 दिनों पहले एक और इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट किया है, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी मैंने आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बिजनेस को कवर कर रखा है। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, ये सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबरशिप टैब के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, मेरे चैनल पे काफ़ी डिफरेंट तरह की मेंबरशिप्स हैं, लेकिन आपने कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप इन सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है चैनल की, जिसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर। तो वो मेंबरशिप लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चैनल की मेंबरशिप लेने की पहली एडवांटेज बताई। इसके अलावा आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी। आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट के अंदर क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, मेरा रेगुलर टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आप उस रेगुलर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेंबरशिप लेने के बाद आप मेरी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे रेगुलर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो के नीचे उसका लिंक देता हूँ। इसके अलावा कल के दिन दोस्तों, मैंने आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट देखे जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग के ऊपर। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंदर 1500 करोड़ का बजट एलोकेट किया था, और रिसेंटली इस स्कीम के लिए यहाँ पे 58 कंपनीज को सेलेक्ट किया गया है। तो आप इस डिटेल एनालिसिस की वीडियो को भी चेकआउट कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बैटरी रिसाइकलिंग की कंपनी है जो करंटली इस स्कीम के अंदर आती हैं। अब दोस्तों, बिना किसी देर के चलते हैं आज के हमारे डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है उषा मार्टिन लिमिटेड। दोस्तों, करंटली ये कंपनी ग्लोबल और इंडिया की नंबर 1 कंपनी है स्पेशलिटी स्टील वायर रोप्स के अंदर। तो इस टाइम पे स्पेसिफिक सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आती हैं स्टील वायर रोप्स। अगर आप दोस्तों कंपनी की ऑफरिंग्स देखें, तो यहाँ पे ऑफर करती कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी वायर रोप्स करती कंपनी ऑफर, यहाँ पे हाई क्वालिटी वायर्स बनाती है। इसके अलावा कंपनी बनाती है लो यहाँ पे रिलैक्सेशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्टील स्टैंड्स, जिसे हम लोग LRPC कह सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की ऑफरिंग में आता है यहाँ पे बेस्पोक और इसके अलावा एंड फिलामेंट रिलेटेड सर्विसेज। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेंज है कंपनी के प्रोडक्ट्स की, आगे चल के मैं आपको डिटेल में चेकआउट कराऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, 65 ईयर्स का इसका एक्सपीरियंस है कंपनी को इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने का। कंपनी 6 कंटिनेंट के अंदर काम करती है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्लोबल लेवल पे फैली कंपनी। इसके अलावा दोस्तों 3100 करेंटली कंपनी के पास एम्प्लॉई है जो वर्ल्ड वाइड इस कंपनी में काम करते हैं। 6 यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो मैंने आपको कंपनी का एक बेसिक ओवरव्यू दिया। अब हम थोड़े डिटेल में कंपनी के बिजनेस को जानते हैं। तो अगर आप दोस्तों चेकआउट कीजिए, यहाँ पे इस कंपनी को यहाँ पे कंसिडर क्यों किया जाता है इस टाइम पे स्पेशलिटी प्रोडक्ट की कंपनी के रूप में, क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंपनी प्रोडक्ट बनाती है स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसके प्रोडक्ट को देखें, डिज़ाइन करती है क्रिटिकल और यहाँ पे डिमांडिंग एप्लीकेशंस के लिए इन प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे उषा मार्टिन की जो रोप्स हैं दोस्तों यूज़ होती हैं हाई लोड एनवायरमेंट्स के अंदर, जहाँ पे फेलियर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो इस तरह की स्पेशलिटी रोप्स को बनाने के लिए दोस्तों लगातार कंपनी को यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट में काम करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखें इनका यूज़ कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, ऑयल और यहाँ पे ऑफशोर के अंदर, डीप सी एक्सप्लोरेशन के अंदर और रिग्स में इनका इस्तेमाल होता है। इसके बाद माइनिंग में यहाँ पे होस्टिंग में इन हार्श अंडरग्राउंड कंडीशंस इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे क्रेन्स के अंदर, पोर्ट्स में, टावर्स में और मोबाइल क्रेन्स के अंदर
इसकी रोप्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एलिवेटर्स के अंदर दोस्तों हाई राइज और यहाँ पे हाई स्पीड एलिवेटर्स में इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसके अंदर ब्रिजेस, केबल स्टेड स्ट्रक्चर्स आते हैं, यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद एरियल रोपवेज के अंदर दोस्तों इसके स्पेशलिटी वायर्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इसका इस्तेमाल फिशिंग के अंदर भी होता है, कन्वेयर सिस्टम्स के अंदर भी होता है। तो मैंने आपको दिखाया कौन कौन से इंडस्ट्री को कंपनी केटर भी कर रही है यहाँ पे स्पेशलिटी प्रोडक्ट। तो ये सारे दोस्तों रिक्वायर करते हैं। तो ये सारी रोप्स दोस्तों इस तरह से डिजाइन की जाती हैं कि विथस्टैंड कर पाए यहाँ पे एक्सट्रीम फैटी, अब्रेशन, कोरोजन और इसके अलावा हैवी लोड्स, साथ में एडवर्स कंडीशन के अंदर भी, जिससे सारी रोप्स इस टाइम पे काम कर पाए। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे किस हिसाब से कंपनी स्पेशलिटी वायर रोप्स बनाती है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ब्रांड वैल्यू कंपनी ने कैसे स्टैब्लिश किया है ओवर 60 ईयर्स। अगर आप देखें दोस्तों 1960 में जब कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे कंपनी वायर रोप कंपनी थी इनिशियली। इसका प्लांट रांची में था। इसने इसके बाद कोलेब्रेशन किया मार्टिन ब्लैक के साथ, जो यूके की कंपनी थी। इसके बाद दोस्तों 1970 से 80 में यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हुआ उषा सियाम इन बैंकॉक। फिर 1990s में कंपनी ने एक्विजिशन किया यहाँ पे एक यूरोपियन मैनेजमेंट और मरीन कॉर्पोरेशन का स्कॉटलैंड में। कंपनी ने यहाँ पे सेटअप किया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन यूएसए। फिर कंपनी ने यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन किया ऑफ यूएम केबल्स एट सिलवासा। इसके बाद दोस्तों 2000s में कंपनी ने एक्विजिशन किया यहाँ पे ब्रूटन शॉ का, यूके की कंपनी है जो। इसके बाद यहाँ पे कंपनी ने सेटअप किया डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सेंटर अपना सिंगापुर के अंदर। इनकॉर्पोरेशन किया इसने यहाँ पे ब्रूटन वुल्फ वायर रोप्स का यूएई में। इसके बाद कंपनी ने एक्विजिशन किया होशियारपुर फैक्ट्री का। फिर कंपनी ने सेटअप किया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसने जॉइंट वेंचर किया दोस्तों यहाँ पे डॉक पेंग के साथ, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जो। और लास्टली यहाँ पे 2000 के अंदर कंपनी ने सेटअप किया अपने नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को वियतनाम में। इसके बाद दोस्तों 2010 में अगर आप देखें, इसने सेटअप किया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इंडोनेशिया के अंदर। इसने जॉइंट वेंचर किया यहाँ पे एक नई कंपनी के साथ जो जापान की कंपनी थी, टेस्का वेरोप्स। फिर इसने सेटअप किया यहाँ पे जीडीसी यानी ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर इटली के अंदर। कंपनी ने यहाँ पे सेटअप की नई फैसिलिटी और ओशियन मैक्स एट ब्रूटन शॉ। इसके बाद 2020 में दोस्तों कंपनी ने एक्विजिशन किया रिमेनिंग स्टेक का यहाँ पे ब्रूटन वायरोप्स के अंदर। यहाँ पे इसने सेटअप की अपनी सब्सिडी सऊदी अरेबिया में। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने एक्विजिशन किया यहाँ पे रिमेनिंग स्टेक का 50% जो स्टेक था इन टेस्का यूएसए, इन टेस्का उषा टू फॉर्म उषा सियाम स्पेशलिटी वायरोप्स। इसके बाद 2020 में कंपनी ने यहाँ पे सेटअप किया उषा मार्टिन लर्निंग अकेडमी को, जिसे आप यूएमएल कह सकते हैं, इन रांची। तो ये दोस्तों कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ओवर द ईयर्स जो कंपनी ने किए हैं। और आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखा होगा क्लियरली, कंपनी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वाइड एक्विजिशन किया है और अपनी सब्सिडी को खोल रखा है अलग अलग देशों में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे रोबस्ट R&D और इनोवेशन की कैपेबिलिटीज़ कंपनी की। तो अगर आप देखें दोस्तों, ग्लोबल जो डेवलपमेंट सेंटर है उषा मार्टिन का इटली में, यहाँ पे 40 ईयर का कंपनी को एक्सपीरियंस है रोप डिज़ाइन का और उसके अलावा एप्लीकेशन इंजीनियरिंग का। यहाँ पे एक्टिवली कंपनी एंगेज है इस टाइम पे डिज़ाइन करने के लिए ऑफ वायर रोप्स विद यहाँ पे प्रोप्राइटरी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। तो कंपनी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है फॉर टेक्निकल गाइडेंस ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके अलावा यहाँ पे कंडक्ट करती है कंपनी ट्रेनिंग फॉर कस्टमर्स अबाउट रोप प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे मैनेज करती है स्पेशलाइज्ड टेस्ट को। यहाँ पे कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस देती है फॉर क्रिटिकल सप्लाईज। तो यहाँ पे आपको क्लोज कोऑपरेशन दिखेगा अपने कस्टमर्स के साथ जो कंपनी करती है। साथ में कंपनी कोऑपरेशन करती है यूनिवर्सिटीज़ के साथ और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ भी। यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने एक्टिव पार्ट लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंटरनेशनल कमिटीज़ के अंदर, जैसे यहाँ पे CEN हो गई, IMCA हो गई, OIPAC हो गई, OITEC हो गई। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई कंपनी के यहाँ पे रोबस्ट R&D और इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को कंपनी के, जो इंडिया में पर्टिकुलरली यहाँ पे। तो रांची के अंदर दोस्तों इसकी फैसिलिटी दिखेगी आपको। ये स्प्रेड है यहाँ पे मोर देन 100 एकड़ के एरिया में। ये फैसिलिटी वन ऑफ द लार्जेस्ट वायर रोप की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है पूरी दुनिया में। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे स्मॉल यूनिट दिखेगी रांची के अंदर। ये वेल इक्विप्ड यहाँ पे फैसिलिटी है विद ओवर 3 डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ प्री टेस्ट यहाँ पे मशीन्स और एसेसरीज। इसके बाद होशियारपुर में इसका प्लांट है दोस्तों, जो इसने सेटअप किया था 1974 में इन पंजाब। ये स्प्रेड करता है 8 हेक्टेयर के एरिया में और ये लार्जेस्ट टाइप पे वायर रोप की यूनिट है नॉर्दर्न इंडिया में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे यूएम केबल प्लांट है जो सिलवासा में इसका। ये डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टर प्लांट है। ये डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है ऑफ हाई क्वालिटी यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन केबल का। साथ में इसके अंदर आपको फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक रॉड्स दिखेंगी, जिसे आप FRP कह सकते हैं। तो पेंग उषा दोस्तों इस टाइम पे एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन उषा मार्टिन और यहाँ पे जॉन पेंग, जो ऑस्ट्रिया की कंपनी है। यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए ऑयल टेम्पर्ड वायर्स इनकी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर। तो एक कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो कंपनी ने किया है इंडिया के अंदर, मैंने आपको चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को इंटरनेशनल लेवल पे। तो यहाँ पे दोस्तों UAE के अंदर जो ब्रूटन वायर रोप्स है उषा मार्टिन की कंपनी यहाँ पे, इसने यहाँ पे सेटअप किया देखिए अपनी फैसिलिटी को। ये लोकेटेड है यहाँ पे जेबल अली फ्री जोन के अंदर दुबई में। ये फैसिलिटी दोस्तों सेटअप की गई थी 2003 में अपार्ट फ्रॉम मिडिल ईस्ट मार्केट। तो मिडिल ईस्ट की मार्केट के अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे कैटर करती है 33 कंट्रीज़ को, और इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया।
इसके बाद दोस्तों यूके के अंदर आपको इसकी सब्सिडी दिखेगी ब्रूटन शॉ, ये लोकेटेड है यहाँ पे नॉटिंघमशायर में यूके में। कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है हाई क्वालिटी वायर रोप्स फॉर वाइड रेंज ऑफ यहाँ पे एप्लीकेशंस। इसकी स्टेट ऑफ आर्ट जो यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटी है ये वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न है यूरोप के अंदर। अलाउ करता है कंपनी को प्रोड्यूस करने के लिए सिंगल लेंथ वायर अप टू यहाँ पे 300 टन्स। इसके बाद दोस्तों आप लोग को थाईलैंड में दिखेगी उषा सियाम, इसकी सब्सिडी है। तो ये सब्सिडी दोस्तों बैंकॉक के अंदर थाईलैंड में यानी ऑपरेट करी है अर्ली 80 से। और ये फैक्ट्री दोस्तों करेंटली थाईलैंड के अंदर लार्जेस्ट इस टाइम पे वायर रोप मैन्युफैक्चरर है। ये प्रोड्यूस करती है वाइड रेंज ऑफ यहाँ पे प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टील वायर रोप्स, ऑटो केबल्स, फाइन रोप्स, स्टैंड्स और इसके अलावा स्पेशलिटी वायर जो केटर करते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट को। तो दोस्तों मैंने आपको कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाई इंडिया के अंदर भी और ग्लोबल लेवल के अंदर भी, जहाँ पे इसकी डेडिकेटेड यूएई में, यूके में और थाईलैंड में फैसिलिटीज हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ग्लोबल यहाँ पे क्लोज टू कंज्यूमर इसका फुटप्रिंट। सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे नॉटिंघमशायर में यूके के अंदर इसकी फैसिलिटी दिखी आपको, यूएई में दिखी, उसके अलावा बैंकॉक में दिखी थाईलैंड में। साथ में कंपनी की फैसिलिटी आपको रांची, होशियारपुर और सिलवासा में दिख रही है इंडिया के अंदर। तो कंपनी ने अपनी प्रेजेंस को इंडिया और उससे बाहर काफी बड़े तरीके से फैला रखा है। आप कह सकते हैं टोटल कंपनी के यहाँ पे 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 6 कॉन्टिनेंट में इसकी प्रेजेंस दिखती है, जिसके कारण यहाँ पे दोस्तों कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और रिगिंग फैसिलिटी आपको दुबई में दिखेगी, ऑस्ट्रेलिया में दिखेगी, उसके अलावा जापान में दिखेगी। साथ में कंपनी के 6 सेल्स ऑफिस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जो कंपनी के रिगिंग फैसिलिटीज यहाँ पे आपको यूके में दिखेगी, आपको यहाँ पे वियतनाम में दिखेगी, यूएस में, सऊदी अरेबिया में, इंडोनेशिया में, नीदरलैंड्स में, सिंगापुर में और 2 आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिखेंगे, एक पर्थ में, एक सिडनी में। यहाँ पे R&D सेंटर कंपनी का आपको दिखेगा इटली के अंदर, यहाँ पे उसके अलावा रांची के अंदर इंडिया में। तो मैंने आपको कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट भी चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्रेसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का अक्रॉस यहाँ पे डाइवर्स क्रिटिकल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले चेकआउट करें, आपको यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट दिखेंगे ऑयल और ऑफशोर रोप्स के रूप में। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इस टाइप पे कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के पोर्टफोलियो में। इसके अलावा आपको यहाँ पे सरफेस माइनिंग दिखेगी, फिर आपको यहाँ पे ड्रैगलैंड डंप दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 45 से 150 डेज तक इसके प्रोडक्ट चलते हैं यहाँ पे सरफेस माइनिंग के अंदर, और ड्रैगलैंड डंप्स में 7 टू यहाँ पे 14 डेज। इसके बाद दोस्तों कंपनी के अगले प्रोडक्ट आते हैं यहाँ पे अंडरग्राउंड माइनिंग के अंदर, जिनकी यहाँ पे सर्विस लाइफ होती है 1.5 से 3 ईयर्स की। फिर कंपनी के यहाँ पे फिशिंग के प्रोडक्ट हैं जिनकी लाइफ होती है यहाँ पे 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक की। इसके बाद यहाँ पे एलिवेटर रूप्स होते हैं जिनकी लाइफ होती है 8 से 10 साल की। यहाँ पे क्रेन्स वायर रूप्स होती हैं जिनकी लाइफ होती है 6 मंथ से लेकर 18 मंथ तक की। तो दोस्तों यहाँ पे लाइफ से मतलब ये है कि इनके अंदर वेरिएंट टेयर आ जाता है इस सर्टेन पीरियड के बाद। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे केबल बनाती है जो सपोर्ट करते हैं ब्रिजेस को और स्ट्रक्चर्स को। यहाँ पे कंपनी एरियल ट्रांसपोर्टेशन की केबल्स बनाती है, इनकी लाइफ होती है यहाँ पे 2 से 3 साल की। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो अक्रॉस यहाँ पे आपको डाइवर्स क्रिटिकल एप्लीकेशन दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फोकस एरिया ऑफ सर्विस, जहाँ पे कंपनी ऑफर करी है टोटल सॉल्यूशंस टू क्लाइंट्स। यहाँ पे स्पूलिंग और कटिंग ऑफ हैवी रील्स दिखेंगे आपको, इसका काम कंपनी करती है। यहाँ पे कंपनी मैकेनिकल स्प्लाइसिंग भी करती है। इसके बाद कंपनी टेस्टिंग और साइट इंस्पेक्शन की सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर कंपनी यहाँ पे सॉकेटिंग करती है, लॉन्ग यहाँ पे स्प्लाइसिंग करती है, और कंपनी के पास यहाँ पे 2000 टन की कैपेसिटी है टेस्ट बेंच फैसिलिटी। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी के फोकस एरिया सर्विस के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट जो कंपनी ने कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों न्यू पबन ब्रिज जो यहाँ पे रामेश्वरम के अंदर है, जो ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे उषा मार्टिन की स्ट्रक्चरल वायर रोप्स पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चेनब ब्रिज है जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, यहाँ पे जो केबल क्रेन्स है और यहाँ पे लॉक्ड कॉइल्स रोप्स है जो ये लिफ्ट करती हैं इस ब्रिज को, ये इस्तेमाल हुई है इसी कंपनी की। इसके बाद यहाँ पे आपको वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज दिख रहा है, और यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म इन इटली, यहाँ पे भी जो केबल्स हैं और स्पेशल एंड कनेक्शंस हैं ये इसी कंपनी के प्रोडक्ट हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिज्नीलैंड शंघाई के अंदर चाइना में फुल लॉक्ड यहाँ पे कॉइल और सपोर्टिंग केबल्स इसी कंपनी की दिखेंगी। फिर यहाँ पे इसके बाद दोस्तों आपको कर्नाटका के अंदर इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट यहाँ पे केबल स्ट्रेट ब्रिज दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे एंकर मूरिंग रोप्स को दोस्तों डिलीवर किया गया है वन ऑफ द लार्जेस्ट रिग्स में जो वर्ल्ड के अंदर है, यहाँ पे चाइना में लोकेटेड है। इसके बाद आपको दिखेगा दोस्तों लायंस गेट वैंकूवर के अंदर ब्रिज, यहाँ पे कनाडा में, इसको सपोर्ट कर रही है इस टाइम पे इसी की लॉक्ड कॉइल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिलायंस सेसन कोल माइंस दिखेंगी, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट यहाँ पे ड्रैग लाइन है कैटरपिलर, यहाँ पे जो हॉइस्ट है और ड्रैग रोप है इसी के इस्तेमाल होते हैं। तो ये दोस्तों कुछ बड़े प्रोजेक्ट कंपनी ने कंप्लीट किया है जो मैंने आपको चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे उषा मार्टिन की स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन किस हिसाब से हो रहा है करंटली। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी टर्न अराउंड कर रही है, कंपनी यहाँ पे आपको डाइवेस्टमेंट करती हुई दिखेगी अपने स्टील बिजनेस का, जो रिजल्ट करेगा यहाँ पे शार्प डिलीवरेजिंग में। इसके अलावा यहाँ पे रीशेप होगी बैलेंस शीट कंपनी की। इसके बाद कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेशन पे फोकस करी है, ये भी इसके ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। कंपनी का फोकस यहाँ पे वैल्यू मिक्स पे, ऑर्गेनाइजेशन के अलाइनमेंट पे और ESG यहाँ पे इंटीग्रेशन पे। यहाँ पे FY 22 से 25 के बीच में दोस्तों रिन्यू फोकस रहा है कंपनी का हाई वैल्यू स्पेशलिटी वायर रूप्स के बिजनेस में। यहाँ पे आपको ओवर द ईयर्स कंपनी का जो स्पेशलिटी वायर रूप्स का बिजनेस है ये ग्रो करते हुए दिखा है, और इसके अंदर शेयर भी कंपनी का इस स्पेसिफिक सेगमेंट में इंक्रीज हो रहा है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इनिशिएशन है देखिए वन उषा मार्टिन प्रोग्राम का, ये यूनिफाई करने के लिए ग्लोबल ऑपरेशंस और लीडरशिप को अलाइन करने के लिए इस टाइम पे FY25 में। इसकी डिटेल मैं आपको एनालिसिस के लास्ट में दिखाऊंगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे कंपनी ने स्ट्रेंथनिंग की है अपनी गवर्नेंस की, ESG यहाँ पे इंटीग्रेशन की अक्रॉस ज्योग्राफीज। फिर यहाँ पे ग्रोथ के ऊपर कंपनी का फोकस है। कंपनी यहाँ पे केपेक्स लेड ग्रोथ अचीव करना चाह रही है, डिजिटल इंटीग्रेशन कर रही है वन उषा मार्टिन इनिशिएटिव के अंदर। यहाँ पे FY26 के ऑनवर्ड दोस्तों वैल्यू एक्रेटिव यहाँ पे केपेक्स दिखेगा कंपनी का आपको। कंपनी ब्रॉडनिंग कर रही है अपने स्पेशलिटी पोर्टफोलियो को अक्रॉस क्रिटिकल एप्लीकेशन एनहांस करने के लिए अपनी मार्जिन को। इसके बाद कंपनी इंक्रीज कर रही है अपनी जोग्राफिकल रीच को दोस्तों, और यहाँ पे कस्टमर के पेनिट्रेशन को स्ट्रेटेजिक मार्केट्स में। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे फुल स्केल के रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करी है वन उषा मार्टिन के बेनिफिट को अचीव करने के लिए, डिलीवर करने के लिए यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ और एफिशिएंसी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कैसे ये कंपनी इस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर हाई एंटी बैरियर रखती है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखें क्रिटिकल कंपोनेंट यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है, ये काफ़ी स्पेशलिटी प्रोडक्ट है कंपनी के, हाई एंड एप्लीकेशन होती है इनकी वायरोप्स की, यहाँ पे मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में दोस्तों किसी से भी देखिए परचेज नहीं किया जा सकता। इस तरह के प्रोडक्ट में उन्हीं से परचेज किया जाता है जिनको सालों का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे काफ़ी नेसेसरी होता है जो एंड प्रोडक्ट कंपनियां परचेज करें वो सबसे सेफेस्ट हो और एब्सोल्यूट यहाँ पे उसी को प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस काफ़ी पहले से दोस्तों इसी के अंदर स्पेशलिटी वेयर के अंदर कंपनी की काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज से ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके कोलेब्रेशन है। तो ये सब इस कंपनी को इस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट मोड देते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का यहाँ पे क्लोज कस्टमर एंगेजमेंट है, यहाँ पे लॉन्ग साइकिल्स होते हैं देखें नए कस्टमर्स के लिए और OEMs के लिए अप्रूवल मिलने के। तो ये सब चीज़ें दोस्तों इनके रिलेशनशिप को स्टिकी बनाती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। यहाँ पे पूरा जो साइकिल होता है लॉन्ग साइकिल, जब इनके प्रोडक्ट बनते हैं तो कोई भी कंपनी दोस्तों अपने सप्लायर को स्विच नहीं करने देती है, यहाँ पे उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है। तो ये भी कंपनी को एक एडवांटेज देता है यहाँ पे स्टिकी रिलेशनशिप कस्टमर के साथ जो है। यहाँ पे दोस्तों हाई कस्टमर यहाँ पे स्विचिंग कॉस्ट होती है, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कस्टमर के पास लिटिल यहाँ पे इंसेंटिव होता है स्विच करने के लिए अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से उन्हें एंट्री करनी पड़ेगी इकोसिस्टम में, साथ में रिक्वालिफिकेशन के एफर्ट करने पड़ेंगे, परफॉर्मेंस की अनसर्टेनिटी होगी और यहाँ पे डाउन टाइम के भी रिस्क होंगे। तो इन्हीं हाई स्विचिंग कॉस्ट के कारण दोस्तों कस्टमर यहाँ पे स्विच नहीं करते हैं और उनका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉग है अपने कस्टमर्स के साथ। इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, टेक्निकल नो हाउ, ईयर्स ऑफ यहाँ पे नीच डिजाइन है, रिसर्च और डेवलपमेंट है, जिसके कारण कंपनी इस तरह की वायर रूप्स बना पाई है। तो यहाँ पे किसी भी कंपनी को एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए यहाँ पे कम्पीट करने के लिए, क्योंकि कोई भी कस्टमर दोस्तों किसी कंपनी के पास जाएगा तो देखेगा एक्सपीरियंस कितना है, एप्लीकेशन कैसी है उसकी बाकी के प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पे उषा मार्टिन ने पहले से अपनी एप्लीकेशन और अपनी एक्सपीरियंस को साबित कर रखा है, ईयर्स ऑफ यहाँ पे नीच डिजाइन करके और अपने कस्टमर्स को यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स में डिलीवर करके। तो ये भी कंपनी को एक बहुत स्ट्रॉग एडवांटेज देता है जो टेक्निकल नो हाउ है। तो मैंने आपको चेकआउट कराया इस इंडस्ट्री के अंदर इस कंपनी के पास जो कुछ स्ट्रॉग एंटी बैरियर्स हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे उषा मार्टिन के हिसाब से होल्ड करता है कंपीटिव एज, यहाँ पे फ्यूल करेगा जो इसकी ग्रोथ को। सबसे पहले दोस्तों कंपनी की ब्रांड वैल्यू है, 60 साल का इसका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में काम करने का, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का अक्रॉस यहाँ पे डाइवर्स क्रिटिकल एप्लीकेशन, फोकस है इसका यहाँ पे सर्विस के अंदर, कंपनी सर्विस ऑफरिंग भी प्रोवाइड करती है, सोल्यूशन प्रोवाइड करती है इस तरह के अपने क्लाइंट्स को। इसके अलावा ग्लोबल क्लोज टू कंज्यूमर यहाँ पे फुटप्रिंट है कंपनी का, रोबस्ट R&D और इनोवेशन कैपेबिलिटीज है, जैसे मैंने आपको दिखाया कई इसके रिसर्च सेंटर है इंडिया में भी इंडिया से बाहर भी। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स जो कंपनी ने रिसेंटली पोस्ट किए हैं। तो कंपनी के दोस्तों Q4 FY26 के रिजल्ट आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए सबसे पहले FY25 के मुकाबले यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू काफी बड़े तरीके से आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 6.2% के आसपास कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज होकर 3691 करोड़ के हो गए। इसके अलावा कंपनी का जो ऑपरेटिंग एबिटा है दोस्तों इसमें और भी जंप आया है, यहाँ पे इसमें 18% की आपको ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि पिछले साल 597 करोड़ का था, इस साल इंक्रीज होकर 705 करोड़ का हो गया है। इसके बाद दोस्तों जो ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन है ये देखिए FY25 में 17.2% के थे, इसी क्वार्टर में ये इंक्रीज होकर यहाँ पे 19.1% के हो गए और आपको यहाँ पे 190 बेसिस पॉइंट का जंप आते हुए दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट हुए थे यहाँ पे 406 करोड़ के, इस साल आपको दिख रहा है 491 करोड़ के। तो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 20.9% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपको कंपनी के दिखेंगे 736 करोड़ के जो पिछले साल 541 करोड़ के थे। केपेक्स कंपनी ने किया है दोस्तों इस बार 198 करोड़ का, पिछले साल किया था 245 करोड़ का। तो हर साल कंपनी केपेक्स भी कर रही है। नेट कैश अगर आप देखेंगे दोस्तों कंपनी के इस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। करंटली कंपनी के नेट कैश यहाँ पे 332 करोड़ के हैं। पिछले साल जो नेट डेट था ये आपको 63 करोड़ का दिख रहा था। तो ये मैंने दोस्तों आपको की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की हाईलाइट दिखाई कंपनी की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट करें साइड बाय साइड तो ये तो मैंने आपको क्वार्टरली बेस पे कैसे परफॉर्मेंस था दिखाया है। अगर आप पिछले साल को इस साल से मिलाएं तो यहाँ पे आपको और भी अच्छे जंप आते हुए दिख रहा है। कंपनी की सेल्स में 9% का जंप आया है। कंपनी के एबिट में यहाँ पे 140 करोड़ से करीबन 212 करोड़ का जंप आया, यानी 52% का इंक्रीज। इसके बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 56% का जंप आया,
101 करोड़ से ये इंक्रीज होकर 148 करोड़ के हो गए हैं। इसके कारण दोस्तों कंपनी के यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर है 3.31 रुपीज़ से इंक्रीज होकर 4.85 रुपीज़ हो चुका है। यानी कंपनी के अर्निंग पर शेयर में 47% का जंप आया है, जिसके कारण कंपनी का जो करंट पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये आपको 27 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ओवर द ईयर्स इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप पिछले 3 क्वार्टर्स में देखें, यानी Q4 FY25 के मुकाबले Q4 FY26 में, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट इंक्रीज दिख रहा है 896 करोड़ से यहाँ पे 979 करोड़ का। और अगर आप पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी इस क्वार्टर को मिलाएं, यानी Q3 को Q4 से, तो यहाँ पे 917 करोड़ से 979 करोड़। लगातार दोस्तों कंपनी पिछले कई क्वार्टरों से अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। इसके अलावा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जंप आया दोस्तों यहाँ पे FY25 से 26 के बीच में कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे 3474 करोड़ से जंप करके 3691 करोड़ के हो गए हैं। सेम पैटर्न आपको ऑपरेटिंग एबिटा में दिख रहा है, यहाँ पे 140 करोड़, 176 करोड़ और 212 करोड़। यहाँ पे मार्जिन भी कंपनी के इंक्रीज हुए हैं दोस्तों 17.2% से 19.1%। इसके बाद अगर आप चेकआउट करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इसके मार्जिन, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर कट इंक्रीज होते दिख रहे हैं। Q4 FY25 में 13.3% के थे, जो आप यहाँ पे 15% के होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे मार्जिन चेकआउट करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसे इंप्रूवमेंट आया, तो 11.7% से इंप्रूव होकर यहाँ पे 12.6% के हो गए हैं। तो उषा मार्टिन ने दोस्तों यहाँ पे कंसिस्टेंट रूप से काफी बड़े परफॉर्म करके दिखाया है पिछले कई क्वार्टर्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं रेवेन्यू ब्रेकडाउन को बाय सेगमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें लगातार ग्रोथ आती हुई दिख रही है आपको वायर रोप के बिजनेस में। यहाँ पे कंपनी का वायर रोप के अंदर आपको ग्रोथ आती दिखी है क्वार्टर बेस पे 7.6% की, ईयर ऑन ईयर बेस पे 14.8% की, और यहाँ पर टोटल FY25 को 26 से मिला है, तो 7.9% की ग्रोथ आई है कंपनी के रेवेन्यू में। इसके अलावा अगर आप दोस्तों यहाँ पे चेकआउट करें प्योरली वायर के बिजनेस को, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 90 करोड़ से 105 करोड़, फिर यहाँ पे 118 करोड़, यानी 12.3% की क्वार्टर बेस पे ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर बेस पे 31.2% की, और यहाँ पे अगर पूरे साल में देखें तो 24.4% की ग्रोथ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे LRPC के बिजनेस को अगर आप देखें, यहाँ पे आपको थोड़ा डाउन जाते हुए दिख रहा है 101 करोड़ से, यहाँ पे आपको सिमिलर क्वार्टर में 80 करोड़ का होता दिख रहा है, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ये डाउन जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन कंपनी का यहाँ पे प्योरली फोकस है इस टाइम पे वायर रोप्स के अंदर, तभी कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है दोस्तों वायर रोप से FY25 में ये जो 72% का था, ये आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले अभी भी ये 72 के आसपास का ही है। कंपनी यहाँ पे फोकस करिए फ्यूचर में इसको और बढ़ाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर पिछले साल के मुकाबले वायर का देखें प्योरली, तो 9% से इंक्रीज होकर 12% का हुआ है, और यहाँ पे LRPC का 11% से डिक्रीज होकर 8% का हुआ है। तो यहाँ पे वैसे भी सबसे कम कंपनी का इसी से आता था रेवेन्यू, और आपको इसका और डिक्लाइन होते दिख रहा है क्योंकि कंपनी का फोकस है यहाँ पे वायर रोप्स के अंदर। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस अक्रॉस यहाँ पे ज्योग्राफीज और सेगमेंट कंपनी की कैसी दिखती है। तो अगर आप सबसे पहले देखें, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी का वायर रोप से आया है 73% का, प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे LRPC से 8% का, वायर से 11% का, और अदर कैटेगरी से 8% का। अब यहाँ पे अगर आप सेगमेंटेशन देखें एंड इंडस्ट्री के हिसाब से कौन सी इंडस्ट्री में इसके प्रोडक्ट का यूज होता है, तो यहाँ पे आपको 19% का दिखेगा क्रेन्स की तरफ को। इसके बाद ऑयल और ऑफशोर का दिखेगा 17% का, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा का दिखेगा यहाँ पे 10% का, इंजीनियरिंग का 25% का जो सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद ऑटो का 6% का, एलिवेटर का 9%, यहाँ पे आपको माइनिंग का दिखेगा 6% का, यूटिलिटीज़ का 3% का, फिशिंग का 2% का, और अदर कैटेगरी का 3% का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो सबसे हाईएस्ट दिख रहे हैं देखिए सेगमेंट एंड यूजर इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, जहाँ से इसका कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये आपको दिखेंगे क्रेन्स का 19% का, इंजीनियरिंग का 25% का, और ऑयल और ऑफशोर का 17% का। इसके बाद यहाँ पे क्लोज फोर्थ आता है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा 10%। इसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे हम ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन देखें, तो इंडिया से कंपनी का आता है रेवेन्यू यहाँ पे 43% का, यूरोप से 26% का, एशिया पैसिफिक से 13% का, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से यहाँ पे 9% का, और अमेरिका से भी 9% का। तो मेजोरिटी कंपनी कमा रही है इंडिया से और उसके अलावा यूरोप से। इसके अलावा दोस्तों कंपनी लगातार फोकस कर रही है इंटरनेशनल बिजनेस में, इसके कारण आपको FY25 में जो 55% कंपनी का बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट से आता हुआ दिख रहा था, यह अब इंक्रीज होकर 57% का हो गया FY26 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली कंपनी ने किस हिसाब से मैनेज किया है रॉ मटेरियल की वोलेटिलिटी को। तो यहाँ पे दोस्तों स्टील प्राइस पर टन के हिसाब से दे रखा है। अगर आप इसको चेकआउट करें Q3 FY26 के बाद से, तो यहाँ पे कंपनी ने काफी बड़े तरीके से मेंटेन कर रखा है उसको। यहाँ पे आपको पर टन के हिसाब से 49,356 दिख रहा था, फिर Q4 FY26 में 50,376 हुआ। के बाद करंटली पूरे साल के अंदर ही आपको 51,052 दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो Q4 में देखे एबिटा पर टन इंक्रीज हुआ था काफी शार्पली 39,496 का, ये आपको FY26 में ओवरऑल थोड़ा ड्रॉप होते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर आप लोग दोस्तों इस डाउन को भी पिछले सालों से मिलाएं FY23 से 24 से 25 से, तो उनके मुकाबले इंक्रीज ही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन जो फंड कर रहा है कंपनी के केपेक्स को थ्रू इंटरनल एक्वायरल्स। यहाँ पे दोस्तों कंपनी काफी शानदार तरीके से कैश जनरेट करी है, जैसे मैंने आपको चेकआउट कराया था। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो कंपनी का इस टाइम पे बिफोर इनकम टैक्स एंड टू एबिटा, इसकी परसेंटेज अगर आप देखें FY24 में 94% थी,
इसके बाद FY25 में 91% और FY26 में 104%। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी काफ़ी शानदार तरीके से ऑपरेटिंग कैश जनरेट करी है। करंटली आपको दिख रहा है इसका आंकड़ा 736 करोड़ का। यहाँ पे अगर आप कंपनी के फ्री कैश फ्लो देखें दोस्तों, तो फ्री कैश फ्लो यहाँ पे 166 करोड़ से इंक्रीज होकर 177 करोड़ हुए और FY26 में अभी तक के हाईएस्ट है 457 करोड़। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो दोस्तों शूट करते हैं 736 करोड़ इन FY26, जो रिफ्लेक्ट करते हैं यहाँ पे 104% का कन्वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग एबिटा। इसके बाद आपको कंपनी के फ्री कैश फ्लो भी हेल्दी दिखेंगे यहाँ पे 457 करोड़ के, डिस्पाइट कैपेक्स स्पेंड ऑफ अराउंड 198 करोड़। यहाँ पे जो फ्री कैश फ्लो है दोस्तों ये ग्रो किया है 2.5x ओवर FY25। तो कंपनी यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाई है अपने फ्री कैश फ्लो को ग्रो करने में 2.5x। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म इशूअर रेटिंग्स कंपनी की। इंडिया A+ रेटिंग है इसकी, जो आउटलुक स्टेबल दिया है। यहाँ पे इंडिया रेटिंग और रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने दोस्तों रिफर्म किया है उषा मार्टिन की यहाँ पे रेटिंग इंडिया A+ की स्टेबल और लॉन्ग टर्म यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटीज और इंडिया+A यहाँ पे फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज। तो FY24 में कंपनी की जो रेटिंग मिली थी इसको जुलाई 25 में दोबारा से रिफर्म किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री को। इन्होंने अपने फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर रखी है, जो मैं आपको ऑलरेडी चेकआउट करा चुका हूँ। इसके बाद अगर आप परफॉर्मेंस को देखें तो उनका कहना है डिस्पाइट यहाँ पे डिफिकल्ट एक्सटर्नल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन और डिसरप्शन जो मिडिल ईस्ट में हुआ है, इसके कारण हायर रॉ मटेरियल की कॉस्ट हुई है। इसके बाद भी इन्होंने इंप्रूव किया है यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को और ये कर पाई कंपनी अपने प्रोडक्ट मिक्स के कारण। यहाँ पे कंटिन्यूसली कंपनी ने कॉस्ट डिसिप्लिन मेंटेन किया है, जो रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे कंपनी के रेजिलेंस को और ग्लोबल यहाँ पे ऑपरेटिंग मॉडल को। तो कंपनी मूव किया दोस्तों फ्रॉम नेट डेट जो इस पे 63 करोड़ का था पिछले साल FY25 में, इससे यहाँ पे कैश पोजीशन में 332 करोड़ की। तो फ्री कैश फ्लो जो मैंने आपको कंपनी का ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है 457 करोड़ का है। ये अप है करीबन 2.5x FY25 के मुकाबले और इसी ने यहाँ पे पॉसिबल कर पाया, जिसके कारण कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया है यहाँ पे, क्योंकि इसी के थ्रू यहाँ पे फंडिंग हुई है उसकी। इसके बाद लुकिंग अहेड दोस्तों कंपनी का कहना है एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है ये करंटली भी अनसर्टेन दिखता है इन्हें, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कंटिन्यूस यहाँ पे मोमेंटम, खासतौर से इनके यहाँ पे स्पेशलिटी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। कंपनी का कहना है दोस्तों यहाँ पे हेल्दी डिमांड है इसकी अक्रॉस यहाँ पे की एंड मार्केट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट जो कंपनी के पास ऑलरेडी है। तो कंपनी बिलीव करती है दोस्तों कि उषा मार्टिन इस टाइम पे वेल पोजिशन्ड है डिलीवर करने के लिए सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल ग्रोथ ओवर द लॉन्ग टर्म। तो ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के एग्जैक्ट कोट है जो मैंने आपको चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप को और करंट वैल्यूएशंस को। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 13,000 करोड़ की दिख रही है आपको। एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.3 का है। इंडस्ट्री का पी 22 का है। तो रिजल्ट से पहले दोस्तों कंपनी का जो पी रेशियो था 31-32 के आसपास था। जो रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, इसके कारण करंट पी रेशियो 27.3 का हो गया है। इसके अलावा अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 20.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.6 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 4.1% की दिख रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको पिकअप करती हुई दिख रही है दोबारा से ग्रोथ। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी कम दिख रही है 13% की, लेकिन ये भी आपको देखिए लगातार ईयर ऑन ईयर बेस पे और क्वार्टरली बेस पे अच्छी दिख रही है। तो ये आंकड़े दोस्तों थोड़े से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि पिछले 3 सालों में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन अब कंपनी ने दोबारा से टर्न अराउंड किया है 1 साल के अंदर। और कंपनी के दोस्तों मार्जिन भी थोड़ा लोअर थे देखे कुछ टाइम पहले, जो मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया जिसके कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखें 0.07 का है, तो डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। अब दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी के मार्जिन के हिसाब से इंप्रूव हुआ है। यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो यहाँ पे दोस्तों 2019 में जो डिक्लाइन आया था देखिए इसमें, इसके बाद ये इंप्रूव हुआ है 2020 में 11% के, 14% के, 14% के, फिर मार्च 23 में 16% के। इसके बाद 1 साल इंक्रीज हुआ 2024 में 19% के, लेकिन पिछले साल दोबारा से गिर के 17% के हो गए थे। लेकिन अब दोबारा से दोस्तों मार्च 2026 में इनके मार्जिन हायर साइड में जाते हुए दिख रहे हैं और करंटली आपको मार्च 26 में 19% के दिख रहे हैं। तो ओवर द ईयर्स दोस्तों कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपने मार्जिन को इंप्रूव किया है 14% से 16%, फिर करंटली यहाँ पे 19%। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको पूरे साल का परफॉर्मेंस चेकआउट करा है। अगर आप प्योरली यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको और भी क्लियरली दिखेगा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये 19% के तो पिछले 2 क्वार्टर्स में हो गए थे, लेकिन यहाँ पे मार्च के क्वार्टर में जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं यहाँ पे कंपनी के मार्जिन और भी ऊपर जा रहे हैं 22% के। तो कंपनी लगातार दोस्तों अपने मार्जिन को इंप्रूव कर रही है अपनी एफिशिएंसीज को इंप्रूव करके। तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि कंपनी यहाँ पे मार्जिन को इंक्रीज करने के ऊपर लगातार फोकस कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो लगातार दोस्तों कंपनी की बोरिंग्स कम हुई है देखिए। करंटली जो बोरिंग्स थी देखिए 417 करोड़ की, ये डिक्रीज होकर यहाँ पे 229 करोड़ की हुई है और रिजर्व काफी शानदार तरीके से 2700 करोड़ से डिक्रीज होकर 3200 करोड़ हुए हैं। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो काफी बढ़िया कंपनी का। इसके अलावा अगर आप फिक्स एसेट देखें कंपनी के तो फिक्स एसेट दोस्तों यहाँ पे पिछले 3 सालों में काफी शानदार तरीके से बढ़े हैं 1100 करोड़ से 1400 करोड़ और करंटली यहाँ पे 1625 करोड़। यानी कंपनी लगातार यहाँ पे कैपेसिटी को एक्सपेंड करी है, एक्विजिशन करी है, जिसके कारण कंपनी के फिक्स एसेट इंक्रीज होना है। इसके अलावा दोस्तों लगातार कंपनी यहाँ पे पैसा लगा रही है। अगर आप देखिए यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो यहाँ पे आपको 118 करोड़ का दिखा था पिछली बार, जो करंटली यहाँ पे 89 करोड़ का दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लो को। तो पहले दोस्तों मैं आपको दिखा चुका हूँ कंपनी लगातार कैश जनरेट करी है
जो कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये अभी तक का हाईएस्ट हो चुका है दोस्तों यहाँ पे पिछले कुछ सालों में। यहाँ पे 444 करोड़ से करेंटली पहुंच चुका है मार्च 26 में 655 करोड़ का। इसके अलावा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखें दोस्तों आप तो कंपनी यहाँ पे कैश इन्वेस्ट भी कर रही है, तो ये आपको दिख रहा है नेगेटिव 367 करोड़ का। और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिख रहा है आपको 321 करोड़ का नेगेटिव। तो इसी रीजन से दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो फ्री कैश फ्लो है आपको 489 करोड़ के दिख रहे हैं अभी तक के हाईएस्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के की रेशियोज को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें कंपनी के इन्वेंट्री डेज ये बेटर हुए हैं 205 डेज से 187 डेज के, तो ये पॉजिटिव बात है। कैश कन्वर्जन साइकिल में इंप्रूवमेंट आया 205 डेज से, ये कम होकर 190 डेज का हुआ है। इसके अलावा कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल में भी इंप्रूवमेंट आया 205 डेज से बेटर होकर 190 डेज का हुआ है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल भी इंप्रूव हो रहा है 205 डेज से 190 डेज का। इसके बाद अगर आप चेकआउट करें वर्किंग कैपिटल डेज, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो इंप्रूव हुआ था देखिए पिछले से पिछले साल में 114 डेज से 107 डेज का, ये मोर और लेस उसी लेवल के आसपास है 109 डेज के आसपास। इसके बाद अगर आप कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो आपको यहाँ पे गिरने के बाद इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है 22% से 19% आया था, दोबारा से आपको 20% जाता हुआ दिख रहा है। तो पिछले दोस्तों 4 सालों में 21 से 20% के आसपास ही आपको दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के प्रमोटर ने 40.52% के आसपास की अपनी होल्डिंग मेंटेन कर रखी है पिछले 2 क्वार्टर से। यहाँ पे अगर आप FIIs की होल्डिंग देखें तो आपको हल्की सी इंक्रीज होती हुई दिख रही है 14.62% से 14.77% की। और यहाँ पे DIs की होल्डिंग 14.11% से इंक्रीज होकर 14.81% होती दिख रही है। दोस्तों इस कंपनी में DIs देखिए लगातार होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। पिछले 9-10 क्वार्टर्स में आपको कोई भी क्वार्टर नहीं दिखेगा जब DIs ने अपनी होल्डिंग को इस कंपनी में इंक्रीज नहीं किया है। अगर आप देखिए मार्च 24 में दोस्तों DIs की होल्डिंग खाली 3.60% की थी, फिर इंक्रीज होकर 4.88, 7.44, 8.14, 9.25, 11.06, 12.29, यहाँ पे पिछले से पिछले क्वार्टर में हुई। अब करंटली इसके बाद इंक्रीज होकर और भी बढ़ गई है 12.29 से 14.11, और यहाँ पे आपको मार्च में दोबारा से 14.81 होती दिख रही है। तो लगातार दोस्तों कंसेक्यूटिव क्वार्टर में ऐसा रेयरली देखने को मिलता है पिछले 8-9 क्वार्टर से लगातार DIs जिस कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हो। और इसी के कारण दोस्तों ओवरऑल जो पब्लिक की होल्डिंग है ये आपको कम होती हुई दिख रही है। देखिए 35% से 34%, फिर 32%, 31%, 29%, और करंटली यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग 29.80% की हो गई है। यानी लगातार दोस्तों यहाँ पे पब्लिक से माल बाय किया जा रहा है और DIs और FIIs को बाय कर रहे हैं, जिसमें मेन पोजीशन यहाँ पे आपको DIs की दिखेगी। तो ये दोस्तों एक मिड कैप कंपनी है, लेकिन यहाँ पे 30% से ऊपर की आपको FIIs DIs की होल्डिंग दिख रही है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। इससे पहले मैंने आपको कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई, कंपनी का यहाँ पे वैल्यूएशन दिखाए, उसके अलावा हमने कंपनी के फ्री कैश फ्लो देखे, हमने चेकआउट किया किस हिसाब से कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी ने जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस इनिशिएटिव का नाम है वन उषा मार्टिन। इसको ऑल्सो यहाँ पे फेस किया जाता है वन उषा मार्टिन ड्राइव बाय पर्पस यूनाइटेड इन एक्शन के रूप में। तो दोस्तों स्ट्रेटेजिक इंटरप्राइज है, वाइड ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव आप कह सकते हैं उषा मार्टिन ने जो लिया है, क्योंकि कंपनी पहले से लीडर है यहाँ पे ग्लोबल मैन्युफैक्चर के रूप में वायर रोप्स की, वायर्स की और रिलेटेड यहाँ पे स्टील प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पे कंपनी करना चाहिए इंटरनल बिजनेस का ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे प्रोग्राम डिजाइन है इस टाइम पे यूनिफाई करने के लिए एंटायर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको बाय ब्रेकिंग डाउन यहाँ पे साइलोस अक्रॉस फंक्शंस, रीजन और ऑपरेशंस। इसके अलावा क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक सिंगल इंटीग्रेटेड एजाइल और यहाँ पे फ्यूचर रेडी ग्लोबल कंपनी। यहाँ पे दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी के, यूनिफाई करने के लिए ग्लोबल ऑपरेशंस को, टीम्स को, मार्केट्स को, लीडरशिप्स को अंडर वन कॉमन यहाँ पे फ्रेमवर्क। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहिए अपनी प्रोसेसेस को और रिड्यूस करना चाहिए कॉस्ट को। इसके कारण आपको इस बार भी कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता दिखा है, क्योंकि ये स्टेप दोस्तों कंपनी ने पहले लिया था 25 के लास्ट में, लेकिन अब जैसे क्वार्टर 4 में आपको इसका इंपैक्ट आता दिखा मार्जिन में। आपको लगातार दोस्तों जैसे जैसे इनिशिएटिव फ्यूचर में जाता जाएगा हमको यहाँ पे एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा और भी ज़्यादा मार्जिन में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एनहांस करने के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे सेंट्रलाइज करना चाहिए अपने प्रोक्योरमेंट को, कंपनी लॉजिस्टिक्स को, और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मैनेज करना चाहिए। साथ में कंपनी ड्राइव करना चाहिए बेटर एग्जीक्यूशन, इनोवेशन और यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस इन इंटरनेशनल मार्केट्स। इसके अलावा कंपनी इंटीग्रेट करना चाहिए सस्टेनेबल एंड पर्पस ड्रिवन प्रैक्टिसेस अक्रॉस द बिजनेस। तो ये मैंने आप लोग को मेन ऑब्जेक्टिव दिखाया कंपनी के स्टेप पे वन उषा मार्टिन मिशन के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं की फोकस एरिया क्या होंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले की फोकस एरिया होगा कंपनी के लिए ऑपरेशनल इंटीग्रेशन और डिजिटल यहाँ पे एनेबलमेंट। इसके बाद कंपनी यहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हासिल करना चाहिए ऑपरेटिंग लेवरेज के थ्रू। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट रख रही है अक्रॉस ऑल ग्रुप कंपनीज और सब्सिडीज। इसके अलावा कंपनी अचीव करना चाहिए स्ट्रॉन्गर अलाइनमेंट अक्रॉस ऑल ग्रुप कंपनीज और सब्सिडीज। इसके बाद कंपनी का अगला की फोकस एरिया है सपोर्ट करना यहाँ पे लॉन्ग टर्म की ग्रोथ को थ्रू कैपेसिटी एक्सपेंशन और शार्पर फोकस ऑन हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। अभी हमें दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे कंपनी के वायर रोप्स है, इनका कंपनी के रेवेन्यू में टोटल शेयर बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे इनिशिएटिव दोस्तों इस टाइम पे रोल आउट हुआ था 2025 में, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो फंक्शनिंग फेज था दोस्तों, यहाँ पे डिलीवर करने की शुरुआत कर दिया इसने FY26 के सेकंड हाफ से, तभी आपको यहाँ पे क्वार्टर 4 के रिजल्ट में मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता दिख रहा है।
तो ऑलरेडी दोस्तों जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मार्जिन को इंप्रूव करते हुए दिखे हैं, ये आपको और भी बेटर यहाँ पे परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जैसे कंपनी फॉलो करती आएगी ओवर आने वाले क्वार्टर्स में, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जो एजिलिटी है ये इंक्रीज होती हुई दिखेगी आपको। तो मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं क्विकली यहाँ पे मैनेजमेंट ने FY27 के आउटलुक को लेकर क्या बात की है। तो मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी एक्सपेक्ट करी है स्ट्रॉन्गर वॉल्यूम ग्रोथ इन FY27 जो ड्रिवन होगी यहाँ पे बाय मार्केट डेवलपमेंट, इसके अलावा यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन और रिकवरी हो रही है जो इस टाइम पे की रीजन्स के अंदर। पोटेंशियली यहाँ पे आपको रिकंस्ट्रक्शन होता दिखेगा। साथ में यहाँ पे ऑयल सेक्टर के अंदर काफी तगड़ी अपॉर्चुनिटीज है और कंपनीज का फायदा उठाती दिखेगी जैसे यहाँ पे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन स्टेबलाइज होगी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने मार्जिन को लेकर के रखा है कि एम करना है मेंटेन करना मिनिमम यहाँ पे 20% के ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन। तो काफी बड़ी बात की ये दोस्तों कंपनी ने। और दोस्तों हम पहले देख चुके हैं यहाँ पे कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे पिछले 7-8 क्वार्टर में पहली बार ये 20% के ऊपर आते हुए दिखे आपको। तो यहाँ पे कंपनी एबिटा मार्जिन को भी 20% के ऊपर मिनिमम मेंटेन करना चाह रही है वाइल ग्रोइंग यहाँ पे एब्सोल्यूट एबिटा यहाँ पे सपोर्टेड होगा बाय बेटर प्रोडक्ट मिक्स और साथ में ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। इसके बाद दोस्तों स्ट्रेटेजिक फोकस एरिया क्या है कंपनी के, यहाँ पे मैनेजमेंट के मुताबिक ये ग्रो करना चाह रहे हैं अपने स्पेशलिटी वायर रोप के बिजनेस को, पर्टिकुलरली यहाँ पे एक्सपोर्ट को यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। और आपको दोस्तों मैंने चेकआउट कराया था कंपनी के एक्सपोर्ट 54-55% से इंक्रीज होकर 57% के आसपास हो गए हैं। यहाँ पे कंपनी इसके अलावा एक्सपेंशन करना चाह रही है हाई परफॉर्मेंस एलिवेटर रोप्स के अंदर, इसके अलावा रिलेटेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी। साथ में कंपनी कंटिन्यू करना चाह रही है अपने ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट को अंडर द वन उषा मार्टिन जो इसका इनिशिएटिव था। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने प्लान कर रखा है दोस्तों केपेक्स अराउंड 300 करोड़ ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स। इसके अंदर कंपनी कैपेसिटी एनहांस करेगी मेनली यहाँ पे रोप्स की और स्पेशलाइज वायर की। तो लार्जली दोस्तों फंडेड होगा इंटरनली क्योंकि कंपनी काफी बड़े तरीके से कैश जनरेट करी है और मैनेजमेंट ने कह रखा है कि सिलेक्टिव अगर कुछ इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज आती है तो कंपनी इसको भी एक्सप्लोर कर सकती है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई उषा मार्टिन की FY27 के आउटलुक को जो कंपनी ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है Q4 के रिजल्ट्स के बाद। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। होप करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।